आइए एक ऐसी रात की कल्पना करते हैं जो बेहद अंधेरी और तूफानी है और एक परिवार अपने ही टूटते हुए घर में फंसा है। सुनने में ये बिल्कुल किसी टिपिकल हॉरर स्टोरी जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक भूतिया हवेली की कहानी नहीं है। ये दरअसल हमें एक खौफनाक रहस्य से निकालकर एक बहुत ही गहरे सामाजिक सच की तरफ ले जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं। अगर हम एक भी पल की देरी करते तो ये घर हमारे ऊपर ही गिर जाता। ये अलार्मिंग शब्द थे मदन लाल के। भारी तूफान के बीच मदन लाल, उनकी पत्नी ललिता कुमारी और उनकी 11 साल की बेटी अंजलि किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने ही गिरते हुए घर से बाहर भागते हैं और उनके बाहर आते ही वो पुराना मकान भर कर गिर जाता है। मतलब बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। और बस यहीं से शुरू होती है उनके अस्तित्व को बचाने की एक भयानक जद्दोजहद। अब देखिए, बिना छत और बिना किसी सहारे के इस परिवार के पास क्या चारा बचता है। वो मदद के लिए सरपंच के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जो वहां से पूरे 4 कोस दूर था। कीचड़ भरे रास्ते, गरजते बादल और ऐसा घनघोर अंधेरा कि हाथ को हाथ न सूझे। लेकिन ये सिर्फ एक मुश्किल सफर नहीं था। इस सुनसान रास्ते पर जल्दी कुछ ऐसा होने वाला था जो इस पूरी कहानी को एक डरावना मोड़ दे देगा, क्योंकि अंधेरे में उनका सामना एक बेहद रहस्यमयी आकृति से होता है। रास्ते में जो अजनबी उन्हें मिलता है वो कोई आम इंसान नहीं था। भारी बारिश में बिल्कुल अकेला खड़ा एक शख्स, भीगे बाल और ऐसी थकी हुई गहरी आंखें जो बहुत कुछ कह रही थीं। वो दावा करता है कि इस भयानक तूफान ने उसका घर, उसका परिवार सब कुछ छीन लिया है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो वहां इतनी खामोशी से खड़ा था, जैसे वो तूफान में मदन लाल के परिवार के आने का ही इंतजार कर रहा हो। इंसानियत के नाते परिवार उसे अपनी बैलगाड़ी में बिठाने का फैसला करता है। और बस यहीं से कहानी में असली टेंशन शुरू होती है। रास्ते में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक बहुत ही अहम फैसला लेना था। एक रास्ता सीधा और सुरक्षित सरपंच के गांव की तरफ जाता था और दूसरा एक सुनसान और शापित मानी जाने वाली जमींदार हवेली की तरफ। अब वो बूढ़ा आदमी अपनी कमजोर हड्डियों और थकान का वास्ता देकर जिद पकड़ लेता है कि रात उसी हवेली में गुजारी जाए। मदन लाल की पत्नी इसके सख्त खिलाफ थी, लेकिन उस बूढ़े की हालत देखकर मजबूरी में उन्हें हवेली की तरफ ही मुड़ना पड़ता है। हवेली के अंदर का नजारा मतलब सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। हवा के जोर से अपने आप चरमरा कर खुलते लोहे के भारी गेट, दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले और एक ऐसा घुटन भरा वीरान कमरा जहां सिर्फ मदन लाल की जलाई हुई लकड़ियों की छोटी सी आग टिमटिमा रही थी। मदन लाल ने बेमन से वहां रुकने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उस खंडर जैसी इमारत के अंदर का माहौल वो तुरंत ही बहुत ज्यादा खौफनाक और दम घोटू लगने लगा था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक ट्विस्ट। आग की रोशनी में दीवार पर टंगी एक पुरानी जमींदार परिवार की पेंटिंग चमक उठती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कोई मामूली पेंटिंग नहीं थी। उस तस्वीर में मौजूद आदमी का चेहरा हूबहू उसी कांपते हुए बूढ़े यात्री जैसा था जो इस वक्त ठीक उनके सामने बैठा था। मतलब एक तरफ वो असहाय सा दिखने वाला अजनबी और दूसरी तरफ दीवार पर टंगी वो गुस्से से भरी तस्वीर, दोनों बिल्कुल एक ही थे। जैसे ही इस भयानक सत्य से पर्दा उठता है, कमरे का पूरा माहौल सस्पेंस से बदलकर सीधे दहशत में बदल जाता है। उस बूढ़े आदमी के चेहरे की वो सारी थकान अचानक एक भयंकर गुस्से में बदल जाती है। वो कहता है, तूफान मुझे तुम्हारे पास लाया, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकोगे। उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, कमरे की आग अचानक बुझ जाती है और उस घुप अंधेरे में सिर्फ एक ठंडी, दिल दहला देने वाली हंसी गूंजने लगती है। अब शुरू होती है वहां से जान बचाकर भागने की जद्दोजहद। उस आत्मा की खौफनाक हंसी और धमकियों के बीच परिवार किसी भी तरह अपनी जान हथेली पे रखकर उस क्रूर तूफान में बाहर भागता है। और एक बहुत ही लंबी, डरावनी भागदौड़ के बाद वो मानो किसी चमत्कार की तरह देर रात सरपंच के घर के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो ही जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। सरपंच का जो रिएक्शन था ना, वो आम लोगों जैसा बिल्कुल नहीं था। डरने के बजाय सरपंच इस भूतिया कहानी पर एकदम से अविश्वास जताता है। वो बताता है कि वो शापित हवेली असल में उसकी पुश्तैनी संपत्ति है। तो किसी आत्मा का उसकी जमीन पर कब्जा करना उसे डराता नहीं है, बल्कि उसके अहंकार को, उसकी ईगो को चोट पहुंचाता है। और वो गुस्से में आकर इस सुपरनैचुरल खतरे से निपटने के लिए तुरंत गांव के तांत्रिक रमनजीत को बुला लेता है। अब ये कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वापस उसी हवेली में। तांत्रिक और सरपंच हवेली के अंदर जाते हैं।
सरपंच पूरे गुस्से में उस आत्मा को ललकारता है और उसे वहां से तुरंत निकल जाने का आदेश देता है। और तभी काले धुएं का एक भयंकर बवंडर उठता है और वो बूढ़ा भूत बदले की आग में जलता हुआ उनके ठीक सामने प्रकट हो जाता है। लेकिन तभी एक ऐसा सच सामने आता है जो सच में दिल तोड़ देता है। हवेली में मंडराता वो भयानक राक्षस असल में कोई शैतान था ही नहीं। वो तो सरपंच के दादा की क्रूरता का एक बहुत ही दुखद शिकार था। सालों पहले उस भूत के पिता ने सरपंच के दादा से कर्ज लिया था और उस कर्ज को चुकाने के लिए उसे बिना किसी पैसे के बंधुआ मजदूर बना दिया गया। भूखे पेट काम करते हुए एक दिन वो गिर गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन जुल्म यहीं खत्म नहीं हुआ। सरपंच के दादा ने वो सारा कर्ज उस मृतक के बूढ़े और दुखी माता पिता के सिर पर थोप दिया। और सच कहें तो यही इस पूरी कहानी का असली और सबसे भयानक सच है। जेनरेशनल डेट यानी पीढ़ियों का कर्ज। ये एक ऐसा अन्यायपूर्ण सिस्टम है जहां एक आर्थिक बोझ पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलता रहता है, जो इंसान को ऐसी बंधुआ मजदूरी में धकेल देता है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ हमें ये एहसास होता है कि इस कहानी का असली विलन कोई भूत प्रेत नहीं है। असली विलन तो वो सिस्टम और क्रूरता है जिसने एक इंसान की आत्मा को इस कदर बांध दिया कि वो एक प्रेत बनने पर मजबूर हो गया। तांत्रिक रमनजीत अपने मंत्रों से उस गुस्से से भरी आत्मा को शांत तो कर देते हैं, लेकिन उसे खत्म करने के बजाय वो एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, इसे मुक्त करो। उन्होंने उस गहरे अन्याय को पहचान लिया था जिसने उस आत्मा को इस दुनिया से बांध रखा था। ये पल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी बुराई को खत्म करने के लिए उसे नष्ट करने की नहीं, बल्कि समझने और न्याय करने की जरूरत होती है। शांति का असली रास्ता हिंसा से नहीं, बल्कि प्रायश्चित से होकर गुजरता है। सरपंच को आखिरकार अपने पूर्वजों के किए गए पापों का एहसास होता है और वो उन्हें स्वीकार भी करता है। उस फंसी हुई आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने के लिए एक बहुत बड़े हवन का आयोजन किया जाता है और अंत में अपना घर खो चुके मदन लाल के परिवार को सरपंच के घर में एक सुरक्षित कमरा और रहने की जगह दे दी जाती है। आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। असली राक्षस आखिर था कौन? हवेली में डराने वाला वो भयानक भूत या फिर वो इंसानी लालच और क्रूरता जिसने उसे जन्म दिया? खौफ से शुरू होकर एक गहरे दुख तक पहुंचने वाले सफर ने हमें इस सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कभी-कभी अंधेरे का असली स्रोत अलौकिक शक्तियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने ही समाज के भीतर छिपा होता है। इस कहानी की गहराई को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।